Okay, let us start the discussion of test on electric potential. So, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के टेस्ट में जो पहला क्वेश्चन था वो ये है 1 मार्क के लिए ड्रॉ 3 इक्विपोटेंशियल surfaces corresponding to a field that uniformly increases in magnitude but remains constant along z direction. आपको कह रहा है कि एक जगह पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी वैल्यू तो बढ़ती जा रही है लेकिन डायरेक्शन हमेशा एक ही रह रही है। तो लेट अस से कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड z एक्सिस के अलोंग प्रेजेंट है विच इज इंक्रीजिंग इन मैग्नीट्यूड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एज पर गिवन क्वेश्चन इंक्रीज हो रही है बहुत तेजी से, यूनिफॉर्म नहीं है। तो हमें 3 इक्विपोटेंशियल सरफेस दिखानी थी। अब कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस एक गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है। तो पहली हम जो सरफेस दिखाते इक्विपोटेंशियल की वो एक रेक्टेंगुलर प्लेन शीट दिखाते, फिर कुछ स्पेसिंग पे एक और रेक्टेंगुलर प्लेट दिखाते और फिर थर्ड दिखाते, क्योंकि 3 इक्विपोटेंशियल सरफेस थी। बस आपको ये ध्यान रखना था कि आप जो फर्स्ट और सेकंड सरफेस में जो गैप दिखाते वो ज्यादा दिखाना था और सेकंड और थर्ड में गैप कम हो जाता, यानी कि वो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्लोजर आ जाती। व्हाई? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस डीवी बाई डी आर होता है, यानी कि फॉर सेम डी आर अगर मान लो हमें सेम डीवी दिया हुआ है, सॉरी नॉट डी आर, जैसे ये 5 वोल्ट, इस सरफेस पे सारी वैल्यू 5 वोल्ट है, इस इक्विपोटेंशियल पे सारी वैल्यू 3 वोल्ट है और इस पे सारी वैल्यू 1 वोल्ट है, तो डीवी हमारा 2 वोल्ट हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डी आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी वहां डी आर कम होता जाएगा। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है जेड एक्सिस के अलोंग, तो हमें डी आर को कम दिखाना है। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी डी आर यानी कि स्पेसिंग बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेस कम हो जाएगा। तो ये पहले हमने ड्रॉ कर दिया, फिर उसने कुछ पूछा नहीं था, सिर्फ ड्रॉ करने को बोला था। फिर सेकंड पार्ट में पूछ रहा है हाउ आर दीज सरफेसेस डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ ए कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग z डायरेक्शन। अब मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी, यानी कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसका ना मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है ना डायरेक्शन चेंज हो रही है जब वो z एक्सिस के अलोंग जा रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती तो हम इक्विपोटेंशियल सरफेस में जो ये रेक्टेंगुलर प्लेट्स दिखा रहे हैं वो सारी इक्वल स्पेसिंग पे ही दिखाते। तो जो आप गैप फर्स्ट और सेकंड प्लेट में दिखाते लगभग उतना ही गैप आप सेकंड और थर्ड प्लेट में दिखाते, तो डी आर हमेशा सेम ही रहता। देयर विल बी नो चेंज इन डी आर, क्योंकि जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है तो डी आर भी सेम ही रहेगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाता। सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में वो बोल रहा है, हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन की क्या स्टेटमेंट है? सेकंड क्वेश्चन में वो ये कह रहा है a hollow metal sphere of radius 5 cm is charged such that the potential on its surface is 10 volt। हमेशा पहले क्वेश्चन को समझना है फिर आंसर देना है। तो एक होलो मेटल स्फीयर है जिसके सरफेस पे हमने चार्ज दिया हुआ है, जिसके कारण सरफेस पे पोटेंशियल वैल्यू 10 वोल्ट हो गई। व्हाट इज द पोटेंशियल एट द सेंटर? तो हमें सेंटर पे पोटेंशियल की वैल्यू बतानी है। अब मैंने बहुत क्लियरली बोला था कि एक मेटल को जब हम चार्ज देते हैं तो पोटेंशियल जो सरफेस पे होती है उसकी वैल्यू वो इक्वल होती है पोटेंशियल फॉर ऑल पॉइंट्स इनसाइड द शेल। दैट इज देयरफॉर जो पोटेंशियल एट सेंटर होगा उसकी वैल्यू वही होगी जो सरफेस पे होगी, यानी कि 10 वोल्ट। कोई भी स्टूडेंट अगर 10 वोल्ट इसको लिख देता तो उसको 1 मार्क मिल जाता। थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है? तो
थर्ड क्वेश्चन में वो ये कह रहा है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी बहुत ऐसे क्वेश्चंस हैं, मैंने पहले भी कराया हुआ है। टू चार्जेस 3 इंटू 10 की पावर -8, तो एक जगह पर 3 इंटू 10 की पावर -8 कूलम का चार्ज रखा हुआ है और उससे कुछ डिस्टेंस पे -2 इंटू 10 की पावर -8 कूलम का चार्ज रखा हुआ है। इन दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है। आपको एग्जामिनर कह रहा है एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, इन दोनों चार्जेस के बीच में किस पॉइंट पर एक ऐसा पॉइंट मिलेगा वेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो। तो हम लेट कर लेते हैं कि सी वो पॉइंट है जहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो अब सी पॉइंट पे पोटेंशियल पैदा कौन करेगा, ए और बी। तो पोटेंशियल ड्यू टू ए प्लस पोटेंशियल ड्यू टू बी मस्ट बी जीरो। वीए यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज kept at A और सिमिलरली B पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज kept at B। अब पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है, अब किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालने का फार्मूला होता है 1/4 पाई ई नोट Q बाय R, और ऐसे ही B का हो जाएगा 1/4 पाई ई नोट क्यू बी बाय BC, क्योंकि A का डिस्टेंस C से AC है और B का डिस्टेंस C से BC है। इसमें 1/4 पाई ई नोट कॉमन आ जाएगा। क्यू ए हमें दिया हुआ है 3 इंटू 10 की पावर -8, AC हमने लेट किया x सेंटीमीटर, प्लस क्यू बी -2 इंटू 10 की पावर -8। अब मैंने आपको बोला था जब भी पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी के न्यूमेरिकल आएंगे तो चार्ज की वैल्यू जो साइन के साथ है वही रखनी है, अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। अब ये 4 पाई ई नॉट को अगर हम राइट साइड ले जाएं तो वो जीरो ही हो जाएगा, क्योंकि 0 मल्टीप्लाइड बाय 4 पाई ई नॉट बाय 1 वो जीरो ही हो जाएगा। अब हम 3 इसको मैथमेटिकली सॉल्व करते जाते हैं, तो ये मैं ये वाली रकम को राइट साइड ले गया, ये हो गया 2 इंटू 10 की पावर -8 ओवर 15 माइनस एक्स। 10 की पावर -8 से 10 की पावर -8 कट जाता, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता, 3 इंटू 15 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x। तो इसको मैं x के लिए सॉल्व कर लेता और मेरे को आंसर आ जाता, तो x 9 सेंटीमीटर आ जाता। तो ये आपका आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। इसको देख लें जिनका भी ये क्वेश्चन गलत था। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन भी 2 मार्क्स के लिए था, उसको डिस्कस करते हैं। 2 पार्ट्स में था। फर्स्ट पार्ट में, कैन टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इंटरसेक्ट ईच अदर, गिव रीजंस। नो, टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, वो नहीं कर सकती हैं। मोस्टली स्टूडेंट ने ये ऐसे ही लिखा था, लेकिन उसका रीजन सही नहीं लिखा था, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस के जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है उस सोर्स की। अब अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट कर रही हैं जैसे कि ये मैंने दिखाई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की भी दो अलग अलग डायरेक्शन हो जाएंगी, क्योंकि अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इसकी परपेंडिकुलर लाइन इधर जाएगी, और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इसकी परपेंडिकुलर लाइन इधर जाएगी। अब दो अलग अलग डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए ये नहीं इंटरसेक्ट कर सकती हैं। तो इसका रीजन आना था, इट इज बिकॉज इफ इट हैपन्स, अगर ऐसा होगा, there will be two different directions of electric field which is not possible। तो ये इसका आंसर आ जाना था फर्स्ट पार्ट का।
सेकंड पार्ट में कह रहा है टू चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू आर लोकेटेड एट 0 0 माइनस ए एंड 0 0 प्लस ए रिस्पेक्टिवली। अगर इस क्वेश्चन को हम देखें तो इसका मतलब ये जो दो चार्जेस हैं ये z एक्सिस वाली लाइन पे पड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि इसका x भी 0 है, y भी 0 है, सिर्फ z वैल्यू है। तो एक चार्ज मान लो ये a पॉइंट है 0 0 माइनस ए, जो a वैल्यू z डैश की तरफ पड़ा है, और एक b पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 0 0 a। तो यहाँ पे दो चार्जेस पड़े हैं, माइनस क्यू वैल्यू का और प्लस क्यू वैल्यू का। अब कह रहा है कि एक चार्ज को मूव करना है फ्रॉम पॉइंट 700। मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है। अब आप ध्यान से देखो कि जो वैल्यू दी हुई है उसमें सिर्फ x की वैल्यू है, x7, y भी 0, z भी 0। इसका मतलब जिस चार्ज को हमें मूव करना है वो x एक्सिस वाली लाइन पे मूव करना है, और से -300। अब ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गया जो वहां पे मेन चार्जेस रखे हुए हैं, क्योंकि ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है। अब किसी भी डाइपोल के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन होती है उसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू 0 होती है। तो हम जिस चार्ज को मूव कर रहे हैं वो उसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन पे मूव कर रहे हैं, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन होगी। तो इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल 0 हो जाएगा। फॉर अ डाइपोल potential at every point on perpendicular bisector line is 0। तो ये आपको याद रखना है। तो मान लो मुझे P से Q मूव कर रहे हैं, तो इसका मतलब P पे जो पोटेंशियल वैल्यू होगी वो Q के पोटेंशियल वैल्यू के इक्वल होगी 0। अब वर्क डन होता है जिस चार्ज को मूव कर रहे हैं इनटू फाइनल पोटेंशियल, जहां पे लेके जा रहे हैं माइनस द इनिशियल पोटेंशियल वैल्यू। अब क्योंकि Q और P पॉइंट दोनों पे पोटेंशियल वैल्यू 0 हो गई तो वर्क डन भी 0 आ गया। तो ये इसका आंसर आ जाना था सेकंड पार्ट का, कि कोई भी वर्क डन नहीं होना था। तो इसे भी देख लें जिन स्टूडेंट का ये गलत था। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन क्या था उसको हम यहाँ पे ले आते हैं। तो इसमें क्या रहा है, 4 चार्जेस आर अरेंज्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड D। तो आपको एक स्क्वायर दिखाया है जिसके हर कॉर्नर पे 4 चार्जेस रखे हुए हैं, Q माइनस क्यू, Q माइनस क्यू, एक स्क्वायर जिसकी साइड को D लेना है। फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड टू पुट टुगेदर दिस सिस्टम। तो ए पार्ट में हमें वर्क डन पूछा है। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी कुछ चार्जेस बिठाने हैं एक जगह पर इंफिनिटी से लाकर, तो वर्क डन कितना होता है, वो दो चार्जेस को बिठाने का वर्क डन होता है 1/4 पाई ई नॉट Q1 Q2 बाय R12। लेकिन क्योंकि यहाँ पे 4 चार्जेस हैं तो हम इसी फार्मूले को देखते हैं कि हम 1 to 4 चार्जेस के कैसे अलग अलग पेयर बना सकते हैं। तो पहला पेयर हो जाएगा चार्ज 1 और 2 का, दूसरा हो जाएगा 2 और 3 का, तीसरा हो जाएगा 3 और 4 का, और चौथा हो जाएगा 4 और 1 का। राइट। अब दो और पेयर बनेंगे, एक डायगोनल का 1/4 पाई ई नोड Q1 Q3 बाय R13, और एक दूसरे डायगोनल का 1/4 पाई ई नोट Q2 Q4 बाय R24। ये 6 ही पेयर बन सकते हैं, आप कोई और पेयर का कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता। आप ट्राई करके देख लो। अब इन सब में 1/4 पाई ई नोट कॉमन आ जाएगा। Q1 मान लो इससे हम 1 चार्ज कहते हैं, इसे 2, इसे 3, इसे 4। तो Q1 हमें दिया हुआ है Q, Q2 माइनस Q, और इनके बीच में डिस्टेंस साइड D है। ऐसे ही Q2 है माइनस Q, Q3 है Q, और इनके बीच में भी डिस्टेंस है D। तो मैं यहाँ से देखकर इन वैल्यूज को पुट करना शुरू कर देता हूँ। Q1 Q3 जो डायगोनल के अलोंग चार्जेस हैं वो है Q इंटू Q। अब किसी भी स्क्वायर का जो डायगोनल होता है उनके बीच में डिस्टेंस √2 इंटू साइड होता है, तो ये डिस्टेंस √2D हो जाएगा। और सेम वे
जो 2 और 4 डायगोनल हैं उनके बीच में भी डिस्टेंस √2d हो जाएगा। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैंने पहले भी कराया हुआ था। अब अगर हम ध्यान से देखें तो पहली 4 वैल्यू बिल्कुल आइडेंटिकल आ रही हैं, तो मैं पहली 4 वैल्यू को डायरेक्टली 4 से इंटू कर देता हूँ, एक वैल्यू को 4 से इंटू कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा -4q² d। और ऐसे ही अगर देखें तो आखिर की 2 वैल्यू सेम आ रही हैं, उनके जगह पे भी हम 2 से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं q² √2d। तो ये ऐसे हो गया। अब इसे हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में फिर से हम कॉमन ले लेते हैं। अगर ऊपर से देखें न्यूमरेटर में से 2q² कॉमन आ रहा है, नीचे से d कॉमन आ रहा है, तो ये रह जाएगा -2 + 1/√2। आप चाहते तो यहीं पे भी छोड़ सकते थे आंसर को, तो ये इसका आंसर हो जाना था कि इस पूरे सिस्टम को बनाने में जो वर्क डन होगा वो इतना होगा। तो ये ए पार्ट हो जाता, इसको भी देख लें जिनका ये गलत था। बी पार्ट की तरफ मूव करते हैं। A charge q node is brought to center E of the square. How much extra work is needed to do this? अब एक 5वें चार्ज q नोड को इस स्क्वायर के सेंटर पे लाकर बिठाना इंफिनिटी से, बताओ कितना एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। अब क्योंकि मुझे ई पॉइंट पर लाकर बिठाना है, तो सबसे पहले हम पोटेंशियल ड्यू टू चार्जेस एट पॉइंट ई फाइंड करेंगे कि जिस पॉइंट पर लाकर बिठाना है फाइनल पॉइंट, वहां पे कितना पोटेंशियल पैदा हो रहा है इन चारों चार्जेस का। अब किसी भी चार्ज का जो पोटेंशियल होता है वो होता है 1/4πe0 चार्ज बाय डिस्टेंस। अब पहला चार्ज Q, जो फर्स्ट चार्ज हमने बोला है, उसका सेंटर पे डिस्टेंस डायगोनल का हाफ हो जाएगा, यानी कि √2d/2। ऐसे ही दूसरा चार्ज जो पड़ा है वो -q वैल्यू का डिस्टेंस, उसका भी √2d/2 हो जाएगा। तीसरा चार्ज q वैल्यू का है और उसका भी डिस्टेंस √2d/2 हो जाएगा, क्योंकि हर चार्ज का डिस्टेंस सेंटर से इक्वल होगा। अब जब हम ये वैल्यूज पुट करेंगे ताकि हम ई पे पोटेंशियल निकाल सकें, तो हम देखेंगे कि ये वैल्यूज आपस में कैंसिल हो रही हैं, क्योंकि ये माइनस की वैल्यू है, ये प्लस की वैल्यू है, ऐसे ये प्लस की वैल्यू है, ये माइनस की वैल्यू है, तो सब कैंसिल हो गया। तो पोटेंशियल जिस पॉइंट पे लेकर आना है वो जीरो हो गया। इन्फिनिटी से लेके आना है वहां पहले ही पोटेंशियल जीरो होता है। अब किसी भी चार्ज को मूव करने के लिए पोटेंशियल होता है, वर्क डन होता है जिस चार्ज को मूव करना है इनटू फाइनल पोटेंशियल जहां पर बिठाना है, माइनस इनिशियल पोटेंशियल जहां से लेकर आना है। अब क्योंकि ई पे भी जीरो पोटेंशियल है और इन्फिनिटी पे भी जीरो है, तो इस केस में भी हमें कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, तो जीरो वर्क डन करना पड़ेगा। तो ये आंसर हो जाता सेकंड पार्ट का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 6th और 7th डेरिवेशन थी, इसको मैंने करवाया हुआ है। जिनका ये गलत है वो इस डेरिवेशन को जो क्लास वर्क असाइनमेंट है उसमें से देख सकते हैं कैसे करनी है। So this was the discussion of test of electric potential.